अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विथ इम्तियाज़ हमारी यूट्यूब चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है ली शैलियर प्रिंसिपल। तो इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए ली शैलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन को देखते हैं। पहली बात, ली शैलियर प्रिंसिपल जो है इसका नाम सर साइंटिस्ट था सर ली शैलियर, जिसने ये प्रिंसिपल दिया। तो सर के ही नाम से हम इसको बोलते हैं ली शैलियर प्रिंसिपल। तो आप ली शैलियर प्रिंसिपल को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि ली शैलियर प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हो। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये लॉ अप्लाई होता है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो अभी देखें, सर ने अपनी स्टेटमेंट में यही बात की कि अगर आप किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम आ जाता है, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उस दौरान उस इक्विलिब्रियम पे अगर आप या उस रिएक्शन के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि इस स्ट्रेस को कम किया जाए और एक मर्तबा फिर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी। तो देखें, ली शैलियर कहता है कि जब आपके किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, सडनली आपने कोई स्ट्रेस अप्लाई किया तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इस स्ट्रेस को कम किया जाए और फिर से इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाए। तो अभी वो स्ट्रेस क्या होती हैं, सर कहता है जिसमें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे पहले तो देखें सिर्फ प्रोड्यूस होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें ये केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी कब होगा, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम उस टाइम प्रोड्यूस होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में। केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली शोन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम तब प्रोड्यूस होगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड में भी हो, बैकवर्ड में। लेकिन इरिवर्सिबल टोटली फॉरवर्ड हो जाती हैं, जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाते हैं। देयर इज नो नेट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश इन द इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ जो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शंस में, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होती है और यहाँ स्टैटिक की हम बात नहीं करेंगे। तो आइए ली शैलियर प्रिंसिपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है। सर कहता सडनली एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अभी सर कहता है जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट्स होते हैं। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो कंसंट्रेशन में कांस्टेंसी आ जाएगी, जिसकी वजह से अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम में
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज किया तो कंसंट्रेशन की कांस्टेंसी खत्म हो जाएगी और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अभी सर पता है अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन चाहेगा कि मैं फिर से इक्विलिब्रियम में आऊँ, तो ये इस स्ट्रेस को कम करने के लिए फॉरवर्ड में जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन वेयर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, तो इसी वजह से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है इफ यू चेंज द रियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, डायरेक्शन रिएक्शन की फॉरवर्ड पोजीशन में जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब फिर भी होगा लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड पे आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम भी चेंज होता है, रिएक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो Kc है वो सेम रहती है। तो Kc है नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिमेन सेम। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो फिर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन अब इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्शन वंस अगेन फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन का। सर कहता है टेम्परेचर को चेंज करो तो इक्विलिब्रियम आल्सो डिस्टर्ब। अभी देखें इस रिएक्शन को शो करते हैं कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम से हो रहा है और सडनली हमने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेम्परेचर को चेंज किया तो टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे दो बातें होती हैं, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पे जो अफेक्ट है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होते हैं और एंडोथर्मिक होते हैं। यहाँ मैंने -ΔH लगाई है जिसका मतलब है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो आपको वहाँ पता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक्सोथर्मिक के रिएक्टेंट अनस्टेबल होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होते हैं। तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट अनस्टेबल, प्रोडक्ट स्टेबल। रिएक्टेंट की एनर्जी इंटरनल एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी लो होती है। अब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने सडनली टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर फेवर करेगा प्रोडक्ट की और रिएक्शन आपका बैकवर्ड आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, प्रोडक्ट स्टेबल है तो टेम्परेचर वहाँ फेवर करता है जहाँ एनर्जी लो होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो एक्सो के लिए टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर फेवर द प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो एंडोथर्मिक में आपने पढ़ा है कि एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है, प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है और रिएक्टेंट की एनर्जी लो होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो इसी तरह रिएक्शन अगर एक्सो हो या एंडो हो, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन डायरेक्शन डिपेंड करता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, अगर एक्सो है तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। इसी तरह खास बात ये भी याद करनी है कि टेम्परेचर चेंज, केमिकल इक्विलिब्रियम आल्सो चेंज, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंज,
लेकिन टेम्परेचर वन फैक्टर है जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, केसी वैल्यू को डिस्टर्ब करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा एज यू चेंज द टेम्परेचर, वरना कंसंट्रेशन की चेंज से मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है। तो केसी चेंज करनी है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा तो आप याद कर लें कि टेम्परेचर चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एंडो के लिए, अगर एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो केसी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक्सो के लिए अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, केसी वैल्यू इंक्रीज, क्योंकि केसी डायरेक्ट है प्रोडक्ट से। अगर एक्सो के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर एक्सो में प्रोडक्ट की फेवर करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, तो इसी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड में जाने से केसी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसमें आपने बात की कंसंट्रेशन की और टेम्परेचर की। तो अभी इसी वजह से हमने ये बात की। और दूसरा हमारे पास एक और फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर आल्सो अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रेशर केमिकल इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होता है, लेकिन ये तब अफेक्ट करता है जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिक्सचर है वो गैसियस स्टेट में हो। और प्रेशर हमेशा उस साइड पे फेवर करेगा जहां नंबर ऑफ मोल कम हो, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से केसी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें N2,3H2 नंबर ऑफ मोल जो है रिएक्टेंट के 4 हैं और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2। अभी आपने प्रेशर को बढ़ाया, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के मोल कम है तो वो उस साइड पे फेवर करेगा जहाँ मोल कम होंगी और रिएक्शन आपका उस डायरेक्शन में आए। तो प्रेशर भी बढ़ाओ, इक्विलिब्रियम चेंज, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज, केसी कांस्टेंट। फाइनल फैक्टर है कैटालिस्ट। अभी देखिए कैटालिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कैटालिस्ट एक वाहिद फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को इक्वली फेवर करता है। तो इसी तरह अगर आप जो है इस चीज़ को बता सकते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो कैटालिस्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिक्रीज द केसी वैल्यू या चेंज द केसी वैल्यू, तो टेम्परेचर। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन केसी वैल्यू, तो एक्सो में प्रोडक्ट की एनर्जी लो, टेम्परेचर प्रोडक्ट की फेवर करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो केसी वैल्यू डिक्रीज होंगी और एंडो के लिए केसी वैल्यू मैंने ये शॉर्ट में आपको बता दिया लिशलियर प्रिंसिपल, जो कॉन्सेप्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।